स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द बुदापेस्ट मेमोरेंडम। सो बुदापेस्ट मेमोरेंडम की अगर हम बात करें तो इसको साइन किया गया था एट द OSCE कॉन्फ्रेंस। और अगर हम OSCE का फुल फॉर्म देखें तो OSCE स्टैंड करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। और OSCE कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको साइन किया गया था। और कहाँ किया गया था तो उस जगह का नाम है बुदापेस्ट, जो कि कैपिटल है ऑफ हंगरी। और कब किया गया था? ऑन 5 दिसंबर 1994 के अंदर। अगर हम OSCE का बात करें, यानी जिस कॉन्फ्रेंस में ये इस मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया गया था, तो वो OSCE है क्या? तो OSCE जो है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ये है कि वो आर्म्स कंट्रोल, फिर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फेयर इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे। ये जो बुदापेस्ट मेमोरेंडम है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम ये था कि सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना टू इट्स सिग्नेटरीज। और सिग्नेटरीज कौन थे? तो वो थे बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन, ताकि ये तीनों कंट्री जो है NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन कर सकें। और NPT क्या है? NPT एक तरह का एग्रीमेंट है जिस पे जो भी कंट्री साइन करता है तो उनको अपने जो है न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्म करना पड़ता है। तो इस पे साइन करवाने के लिए इनको जो है एक सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था अंडर दिस बुदापेस्ट मेमोरेंडम। अब अगर हम बात करें तो इनको सिक्योरिटी असिस्टेंस देगा कौन? उसके लिए इस मेमोरेंडम पे किसने साइन किया था? तो उसके लिए जो अदर सिग्नेटरीज थे इस मेमोरेंडम के अंदर, वो थे रशियन फेडरेशन, UK और US। ये तीनों कंट्रीज़ ने कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जबकि चाइना और फ्रांस जो है उन्होंने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट साइन किया था सिक्योरिटी एश्योरेंस का इन कंट्रीज़ के साथ। मतलब ये दो कंट्रीज़ यानी चाइना और फ्रांस वो इस मेमोरेंडम के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। ये जो सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया गया था बाय द रशियन फेडरेशन, UK एंड US, उसका काम ये था कि उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना और उनको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अपना बना के रखने का पूरा अधिकार दिया गया था इस सिक्योरिटी असिस्टेंस के तहत। और ये किस कंट्री को ये एश्योरेंस दिया गया था? तो ये यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान को दिया गया था। जिसके रिजल्ट में 1994 और 1996 के अंदर बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर दिया। और एक फैक्ट की बात यह है कि यूक्रेन 1991 के टाइम में, मतलब जब USSR डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था उसके पहले, और 1994 के पहले, मतलब जब आपका जो यूक्रेन है उसने जब अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं गिव अप किया था, तो उससे पहले यूक्रेन जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अपने यहाँ रखता था। लेकिन जो जितने भी वेपन्स थे उनके यहाँ पे, उनकी बस फिजिकल कंट्रोल यूक्रेन के ऊपर थी। मतलब वेपन तो था लेकिन उनके ऊपर केवल यूक्रेन फिजिकल कंट्रोल करता था, जबकि जो ऑपरेशनल कंट्रोल था वो रशिया के पास था, रशियन फेडरेशन के पास। उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यूक्रेन कभी एक टाइम पे USSR का पार्ट होता था। जो भी न्यूक्लियर कमांड है वो डायरेक्ट मॉस्को से आता था। तो मॉस्को से आता था इस वजह से जो न्यूक्लियर कोड्स थे वो मॉस्को के अंदर थे, और न्यूक्लियर वेपन्स भले ही यूक्रेन के अंदर रखे गए थे। तो यही रीज़न था कि इनके पास कोई कोड्स नहीं था जिससे वो उस न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर सके, और इसी कारण से उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को गिव अप कर दिया और ये लोग NPT पे साइन कर लिए। और अगर हम बात करें ये बुदापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, सबसे पहला जो है कंट्री वो है यूक्रेन ने साइन किया। और यहाँ से जो लीडर गए थे उनका नाम है लियोनाइड डी कुचमा। और सेकेंड कंट्री वो है रशियन फेडरेशन, यहाँ से गए थे बोरिस एन येल्स्टीन। देन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ से गए थे जॉन मेजर। देन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से गए थे विलियम जे क्लिंटन। तो ये चारों जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अगर हम बात करें ये जो बुदापेस्ट मेमोरेंडम है, इसकी जो आर्टिकल्स है वो क्या बोलती है? इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बोलता है कि हम बेलारूसियन, कजाक और यूक्रेनियन सॉवरेनिटी को और उनके बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड, कभी भी जो है US, UK और रशियन फेडरेशन
फोर्स नहीं यूज़ करेंगे अगेंस्ट बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन। तीसरा जो है आर्टिकल वो बोलता है कि इकोनॉमिक प्रेशर कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा ऑन द बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिक्स। यहाँ देयर पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि यूके और रशिया और यूएस, ये तीनों कंट्री जो है कभी भी इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डालेंगे इन कंट्रीज़ के ऊपर। सो जो चौथा आर्टिकल है उसका ये बोलता है कि अगर इन केस कभी बेलारूस, यूक्रेन या कजाकिस्तान कभी एग्रेशन के शिकार बनते हैं फ्रॉम यूएस, यूके या रशियन फेडरेशन, तो इमिडिएटली क्या किया जा सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्शन लिया जा सकता है अगर उनको न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट मिलता है। तो जो फिफ्थ आर्टिकल है वो इसका ये बोलता है कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, रशियन फेडरेशन और यूके, ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे अगेंस्ट बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन। नाउ सिक्स्थ आर्टिकल इज, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग दिस कमिटमेंट्स, जितने भी कमिटमेंट्स मैंने अभी आपको बताया, पांचों के पांचों कमिटमेंट, तो उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन कुछ भी अराइज होता है तो सब आपस में कंसल्ट करेंगे। सो अगर हम ब्रीचेस या वायलेशन का देखें बुदापेस्ट मेमोरेंडम का, तो सबसे पहला वायलेशन हुआ था इन द ईयर 2013 जब बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोल के कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट को वायलेट कर रही है और इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और यहाँ तक अगर यूएस गवर्नमेंट ये बोली कि हम जो ये सैंक्शन लगाए हैं वो बेलारूस के ऊपर, बेलारूस की गवर्नमेंट के ऊपर लगाए हैं, ना कि वहाँ के लोगों के ऊपर, तो ये बोला गया था। सो ये क्लियरली शो करता है यूएस की तरफ से आर्टिकल 3 की वायलेशन को। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इकोनॉमिक प्रेशर हम लोग कभी नहीं डालेंगे अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ है। सेकंड वायलेशन हुआ था फरवरी 2014 को जब रशिया ने जो है क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया जैसा कि आपको पता होगा ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था और इसको जो है रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये सेकंड वायलेशन हुआ था इन फरवरी 2014। सो ये जो है वायलेट करता है आर्टिकल 1 जो कि बताता है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे बेलारूसियन, कजाक और यूक्रेनियन सॉवरेनिटी को इन देयर एग्जिस्टिंग बॉर्डर। सो तीसरा वायलेशन हुआ था वो था कर्च स्ट्रेट इंसिडेंट का, जो हुआ था ऑन नवंबर 25, 2018। इसमें क्या हुआ था कि कर्च स्ट्रेट में क्या किया गया था कि रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, जो कि कोस्टल गार्ड थे, वो उन्होंने फायर कर दिया अपॉन 3 यूक्रेनियन नेवी वेसल के ऊपर, ठीक है, जो चाह रहे थे कि ब्लैक सी को वो क्रॉस कर जाएं। जो ये थर्ड इंसिडेंट था ये भी क्लियरली वायलेशन दिखाता है हमारा बुदापेस्ट मेमोरेंडम का। सो जो चौथा वायलेशन हुआ है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ है ऑन 22 फरवरी 2022। सो इसमें क्या हुआ कि 22 फरवरी को रशिया ने 2 रीजन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया जो कि यूक्रेन के पार्ट हुआ करते थे। उसका नाम है डोनेस्क और दूसरा लुहांस्क। और ये 2 एरिया जो है बेसिकली जब ये लोग यूक्रेन के अंडर भी थे तो इसको कंट्रोल किया जाता था बाय द रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा। सो फिर क्या किया गया, इसके बाद क्या किया गया कि फाइनली ऑन 24 फरवरी रशिया ने पूरी तरह फुल कन्फेडरेशन में, मतलब पूरी तरह एकदम वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन द यूक्रेन। 24 फरवरी को रशिया ने फिर क्या किया कि वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन यूक्रेन, जो कि क्लियर वायलेशन है फर्स्ट आर्टिकल का, सेकंड आर्टिकल का और थर्ड आर्टिकल का। सो हम रिस्पेक्ट करेंगे बेलारूसियन, कजाक और यूक्रेनियन सॉवरेनिटी को उनके एग्जिस्टिंग बॉर्डर में। सेकेंड आर्टिकल बोलता है कि हम रेफरेंस करेंगे, हम यानी यहाँ पे यूके, यूएस और रशियन फेडरेशन का जिक्र किया गया है कि वो लोग जो है कभी भी थ्रेट नहीं यूज़ करेंगे या फोर्स नहीं यूज़ करेंगे अगेंस्ट बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन, जो कि क्लियर वायलेशन शो करता है रशिया का। तीसरा जो है वो है कि वो कभी भी इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डालेंगे ऑन बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिक्स, बट वो यहाँ पे करते हुए सब नज़र आ रहे हैं। तो पहला 3 आर्टिकल का क्लियर वायलेशन है इन प्रेजेंट टाइम रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फेडरेशन के बीच।
और इसका कोर रीज़न यही बताया जाता है कि क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बनना चाहता था ड्यू टू रशियन एग्रेशन। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेमोरेंडम जो है वो कितने बार ब्रीच हुआ है। एक तो आपका फरवरी 2014 में हुआ जब यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया को कब्जा लिया गया, फिर क्रेच स्ट्रेट इंसिडेंट में हुआ वायलेशन। सो ये सबसे तंग आके यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का पार्ट बन जाए, लेकिन इसके खिलाफ रशिया हो गया, जिसके बाद जो है रशिया ने बहुत सारे वार्निंग इश्यूज़ किए। सो फाइनली क्या हुआ कि यूक्रेन उन वार्निंग को रिजेक्ट कर रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तो फाइनली रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन यूक्रेन। सो यही कारण है जो आज हम कॉन्फेडरेशन देख रहे हैं या वॉर देख रहे हैं। सो वॉर तभी होते हैं जब डायलॉग्स जो है वो फेल हो जाते हैं। फेलियर ऑफ डायलॉग इज़ द रीज़न ऑफ वॉर। सो लास्ट में मैं अपने वीडियो को इसी नोट के ऊपर ख़त्म करता हूँ कि वॉर इज़ द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बट डिप्लोमेसी इज़ अ कॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर both countries should take a constructive way to build their country back and to restore the peace of the world. I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe, and thank you.